तो आज हम मिर्जा गालिब की शायरी की गहराई में उतर रहे हैं। और देखिए, जब भी गालिब का नाम आता है ना, तो अक्सर लोगों के जहन में क्या आता है? इश्क, दिल टूटना, दर्द, बस यही सब तस्वीरें है ना। हाँ बिल्कुल, एक बनी बनाई छवि है उनकी कि वो बस इश्क और गम के शायर हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि इस जानी पहचानी छवि से थोड़ा सा बाहर जाकर देखें, गालिब के उस पहलू को टटोले जो एक फलसफी का है, एक जिंदा दिल इंसान का है। और यही यही तो गालिब की खासियत है। वो दिल की बात करते हैं, सही है, लेकिन उसे दिमाग की कसौटी पर भी कसते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बस महसूस किया और लिख दिया। नहीं, वो उस एहसास का, उस जज्बे का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब भावना और बौद्धिकता साथ साथ चलती है। हाँ बिल्कुल, इमोशन और इंटेलेक्ट हमेशा साथ साथ। ये सिर्फ दिल की आह नहीं है, ये दिमाग की सोच भी है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं उस मौजू से जिसके लिए गालिब सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, इश्क, लेकिन उनके अंदाज में। हाँ, उनका एक बहुत मशहूर शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के। पहली बार सुनने में तो ये लगता है जैसे वो अपनी बर्बादी का मातम मना रहे हैं, शायद एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। हाँ, और वो मुस्कुराहट ही तो सब कुछ है। ये शेर मातम का है ही नहीं। नहीं, ये एक तरह से आजादी का ऐलान है। गालिब यहाँ काम का आदमी होने की परिभाषा को ही चुनौती दे रहे हैं। मतलब समाज के लिए काम का कौन है जो पैसा कमाए, दुनियादारी निभाए, एक तयशुदा ढर्रे पर चले। सही बात है। गालिब कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस दौड़ से, इस रैट रेस से बाहर निकाल दिया है। तो जो दुनिया को निकम्मापन लग रहा है, वो असल में मेरे लिए एक अलग ही दुनिया में कामयाब होना है। वाह, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये एक तरह का विद्रोह है। बिल्कुल है। ये तो आज के दौर जैसा है, जहां लोग कहते हैं मैंने अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ी और वो किया जो मेरा दिल चाहता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गालिब सदियों पहले यही कह रहे थे। और इश्क की इसी बेकाबू ताकत पर उनका एक और शेर है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। क्या खूब शेर है। हाँ, ये इश्क के उसके एसेंस को पकड़ता है। ये वो आग है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप इसे शुरू नहीं कर सकते, और अगर शुरू हो जाए तो आप इसे खत्म नहीं कर सकते। ये तर्क से परे है। बिल्कुल। और यहीं से गालिब इश्क की एक और गहरी परत खोलते हैं। वो कहते हैं, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होते तक। ये तो बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब आशिकी जो इश्क का प्रोसेस है वो सब्र मांगता है। हाँ, इंतजार। लेकिन तमन्ना जो दिल की ख्वाहिश है वो बेचैन है, उसे सब कुछ अभी चाहिए। बिल्कुल। और इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है, और इसी कश्मकश का नाम गालिब की शायरी है। एक तरफ इश्क की जरूरत है कि ठहराया जाए, और दूसरी तरफ दिल की फितरत है कि वो भागना चाहता है। तो गालिब पूछ रहे हैं कि मैं अपने दिल का क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं। हाँ, ये जो अंदरूनी तनाव है, यही उनकी शायरी को ऊर्जा देता है। ये सिर्फ महबूब के ना मिलने का गम नहीं है, ये इंसान के अंदर की एक बुनियादी कश्मकश का बयान है। और ये जो इश्क की कश्मकश है, सब्र और बेचैनी के बीच, ऐसा लगता है कि गालिब इसी को जिंदगी के और बड़े कैनवस पर भी देखते थे। हाँ बिल्कुल। जैसे कि इंसान की कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिशों में उनका वो अमर शेर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे आरमा लेकिन फिर भी कम निकले। हाँ, ये शेर इश्क के दायरे से बहुत बहुत आगे निकल जाता है। ये इंसान होने की ट्रेजेडी को बयान करता है। इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये कि हर ख्वाहिश इतनी शिद्दत वाली है कि उसके लिए जान दी जा सकती है। बिल्कुल, कोई भी ख्वाहिश छोटी नहीं है। और दूसरी बात जो ज्यादा गहरी है, वो ये कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत से अरमान पूरे भी कर लिए, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो लगता है कि कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी कम निकले। एक खालीपन, एक वॉइड हमेशा बना रहता है। ये तो आज के हसल कल्चर जैसा लगता है, जहां हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं और तुरंत अगले की तरफ भागने लगते हैं। सही। एक प्रमोशन, फिर अगला, एक डील, फिर अगली, और हर पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी वो सुकून नहीं मिलता जिसकी तलाश थी। वो खालीपन शायद वही है जिसके बारे में गालिब सदियों पहले लिख रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इंसान की फितरत पर एक काला तीर टिप्पणी है। और इसी फलसफे को वो और भी गहरे स्तर पर ले जाते हैं ना, जब वो वजूद यानी एग्जिस्टेंस के सवाल से जूझते हैं। हाँ। उनका एक शेर है जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे गहरा है। न था कुछ तो खुदा था। कुछ ना होता तो खुदा होता,
डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये शेर मुझे हमेशा से बहुत उलझाता है। डुबोया मुझको होने ने, इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने वजूद से ही नाखुश थे? देखिए, ये मायूसी से ज्यादा एक दार्शनिक सवाल है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, गालिब कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं था, मतलब जब ये दुनिया, ये कायनात, मैं, तुम, कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ एक इकाई थी, खुदा। एक परम शांति। हाँ, एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस। और अगर भविष्य में भी कुछ नहीं होगा, तब भी सिर्फ खुदा ही होगा। तो ये जो मेरा होना है, मेरा अस्तित्व, मेरी चेतना, इसी ने मुझे इस दुनिया के दुखों और सवालों में डुबो दिया है। अच्छा। वो सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो क्या होता? शायद मैं उसी परम शांति का हिस्सा होता। ये होने की पीड़ा है। वाह, मतलब ये कि होश में होना, जागरूक होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। एक तरह से, हाँ। और जिंदगी की इन मुश्किलों से निपटने का भी उनका तरीका बहुत अलग था। बहुत अलग। वो शिकायत नहीं करते, वो एक अजीब सा निष्कर्ष निकालते हैं। रंज से हुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये शेर इंसानी मनोविज्ञान की जबरदस्त समझ दिखाता है। हुगर होना मतलब आदी हो जाना। हैबिचुअल। हाँ, हैबिचुएटेड हो जाना। वो कह रहे हैं कि जब आप लगातार दुख में रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो दुख अपना असर खो देता है। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जब इतनी मुश्किलें पड़ें कि फिर कोई भी मुश्किल नहीं लगती। बिल्कुल। लेकिन क्या इसे एक तरह की बेहिस्सी, एक नमनेस नहीं कहा जा सकता कि इंसान महसूस करना ही बंद कर दे? ये बहुत जरूरी सवाल है, और गालिब की महानता इसी में है कि वो हमें ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। एक स्तर पर ये बेहिसी लग सकती है, लेकिन गालिब के संदर्भ में ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, सर्वाइवल की तरकीब है। अच्छा। ये दर्द को नकारना नहीं है, बल्कि दर्द के साथ जीने का एक नया रिश्ता बना लेना है। ये हार मान लेना नहीं, बल्कि हालात के ऊपर उठ जाना है। इतने गहरे गम और फलसफे के बीच कोई इंसान सांस कैसे लेता होगा? शायद हाजिर जवाबी और तंज के जरिए। हाँ। गालिब की शायरी में जितना गहरा दर्द है, उतना ही गहरा मजाक और व्यंग्य भी है। जैसे जन्नत पर उनका वो मशहूर शेर, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। बहुत ज्यादा। और देखिए, वो किसी की आस्था पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं। नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि जन्नत नहीं है। नहीं। वो बस ये कह रहे हैं कि मुझे इसकी हकीकत मालूम है, लेकिन अगर इस ख्याल से दिल को तसल्ली मिलती है, एक उम्मीद बनती है, तो ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, तो वो आस्था को एक मनोवैज्ञानिक जरूरत की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल। वेरी आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण है। तो ये सिर्फ जन्नत का मजाक नहीं उड़ा रहे, वो कह रहे हैं कि इंसान को जीने के लिए कुछ खूबसूरत ख्यालों की जरूरत होती है, चाहे वो सच हो या ना हो। कमाल है। और कमाल की बात यह है कि वो ये मजाक सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे इस शेर में पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। यहाँ कितने सारे रंग एक साथ हैं। है ना? एक तरफ अपनी शोहरत का गुमान है कि लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ एक मासूमियत है कि अरे मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे करूं। और एक शरारत भी है। हाँ, एक शौकी है कि तुम लोग खुद ही पता कर लो, मैं क्या बताऊं। वो एक ही पल में अपनी अहमियत भी जता रहे हैं और विनम्र होने का नाटक भी कर रहे हैं। ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस है, ये गालिब के अलावा कहीं और मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और ये जो खुद को देखने का एक चुलबुला अंदाज है, शायद यही चीज उनकी अपनी शायरी को लेकर नजरिए में भी दिखती है। हाँ, वो जानते थे कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। उनका वो शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और ये गालिब का मिशन स्टेटमेंट है। ये घमंड नहीं है। नहीं। ये आत्मविश्वास है, अपनी कला की गहरी समझ है। हाँ। वो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा शायर हूँ, नहीं, सुखनवर बहुत अच्छे हैं दुनिया में, लेकिन मेरा जो अंदाजे बयां है, हाँ, मेरे कहने का जो तरीका है, मेरी जो शैली है, वो अलग है। वो जानते थे कि उनकी शायरी में जो दर्शन है, जो विचारों की पेचीदगी है, वो उन्हें अपने समय के दूसरे शायरों से अलग खड़ा करती थी। वो अपनी मौलिकता को पहचानते थे और उसकी घोषणा करने से डरते नहीं थे। लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ साथ उनमें अपने से पहले के उस्तादों के लिए सम्मान भी था। बहुत ज्यादा। जैसा कि मीर तकी मीर के लिए कहे गए इस शेर से जाहिर होता है। हाँ। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था।
और यहाँ वो रेख्ते की बात कर रहे हैं जो उस जमाने में उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था। बिल्कुल, रेख्ता यानी वो जबान जिसमें वो लिख रहे थे। इस शेर में वो खुद को संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को डांट रहे हैं एक तरह से। अच्छा। वो कह रहे हैं, ए गालिब, तुम इस जबान के अकेले उस्ताद नहीं बन बैठे हो। याद रखो, तुमसे पहले एक जमाना था जिसमें मीर जैसा महान शायर हो चुका है। ये एक महान कलाकार की निशानी है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी कला में नयापन भी लाता है, लेकिन अपनी परंपरा और अपनी विरासत को कभी नहीं भूलता। वो जानता है कि वो जिन कंधों पर खड़ा है वो किसके हैं। तो इन सभी शेरों से गुजरते हुए ये साफ हो जाता है कि गालिब की दुनिया सिर्फ इश्क और गम तक सिमटी भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी शायरी तो एक पूरा सफर है, इश्क की गलियों से निकलकर जिंदगी और मौत के बड़े सवालों तक, फिर वहां से गुजरते हुए हाजिर जवाबी की खिलखिलाहट तक, और आखिर में खुद अपनी कला और अपनी पहचान की पड़ताल तक। और शायद वो आज भी इसलिए इतनी प्रासंगिक हैं, इतनी रेलेवेंट हैं, क्योंकि वो हमें कोई बने बनाए आसान जवाब नहीं देते। वो हमें बेहतर सवाल देते हैं। हाँ, वो ऐसे सवाल उठाते हैं जो हर दौर का इंसान खुद से पूछता है। मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? दुख से कैसे निपटा जाए? इश्क क्या है? उनकी शायरी एक आईना है। बिल्कुल, एक आईना जिसमें हम अपनी उलझनों, अपनी खुशियों, अपनी कश्मकश को देख सकते हैं और शायद उन्हें एक नए नजरिए से समझ सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम गालिब के ही एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पे श्रोता सोच सकते हैं। उन्होंने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मतलब हर काम का आसान होना ही मुश्किल है, यहाँ तक कि एक आदमी के लिए भी इंसान बन पाना मयस्सर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो सवाल ये है कि आज के इस दौर में एक आदमी के लिए इंसान होना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है?